कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, कल हम लोग इतिहास क्लास 6 में हड़प्पा की कहानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जहाँ हम लोगों ने वहाँ की भवन के बारे में, नालों के बारे में, और वहाँ के लोग क्या आभूषण पहनते थे, क्या खाना खाते थे, कौन सा अनाज पहले उपजाया गया, कैसे खेती करते थे, इसके बारे में हम लोग कल पढ़े हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को कल का पढ़ाया कुछ स्मरण में होगा। तो बच्चों, आज हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा जो अध्याय है ख़त्म नहीं हुआ है। आज कोशिश करूँगी कि अध्याय ख़त्म कर दूँ, और उसके बाद बच्चों शॉर्ट्स में क्वेश्चन आंसर मतलब इसके में करके डाल दूँगी। ठीक है बच्चों, तो आगे चला जाए। तो बच्चों, फेयंस क्या होता है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। अब पत्थर और शंख जो होते हैं बच्चों, नेचुरल रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन फेयंस जो होता है उसको बनाया जाता है, वो आर्टिफिशियल होता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। और बालू जो है उसको पत्थरों के चूर्ण में, उनको गोंद में मिलाकर ये वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी। जब ये बन जाती थी तो इस वस्तु पे एक चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। इसके कलर कैसे होते थे बच्चों? हल्के नीले या हल्के समुद्री हरे कलर के होते थे। फेयंस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फेयंस से क्या बनाए जाते थे? मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन। अब कच्चे माल की खोज। अब बच्चों, इन लोगों ने कच्चे माल की खोज कैसे की? तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनको उपजाते हैं। जो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उसको प्राकृतिक रूप में उपजाते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। और इनसे फिर क्या की जाती थी बच्चों? कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को दूर दूर से ये आयात करते थे। कुछ चीज़ें तो उनको वहीं मिल जाती थी, लेकिन कुछ चीज़ों को वो लोग क्या करते थे? बाहर से मंगवाते थे। ठीक है ना। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। तांबे का आयात कहाँ से करते थे? तो आज के राजस्थान से। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो ऐसी कई वस्तुएं थे जो ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक आदि से मंगवाए जाते थे। अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन क्या क्या चाहिए थी और कैसे आते थे, इन लोगों के पास भोजन कैसे पहुंचते थे? तो आइए बच्चों, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। कुछ लोग शहरों में रहते थे और कुछ लोग गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। वे क्या करते थे? अनाज उगाते थे और जानवरों का पालन पोषण करते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। किसान ही इन लोगों को खाने का सामान उपलब्ध कराते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों भी उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो बच नहीं पाए, क्योंकि ये प्रायः लकड़ी के बने होते थे। अब लकड़ी के बने होते थे तो ये नष्ट हो गए होंगे, तो कहाँ से बच पाएंगे? लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। लेकिन हल के आकार के क्या मिले हैं? खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। अब हड़प्पा में बच्चों बारिश कम होती थी, इसलिए उन लोगों ने सिंचाई के लिए कोई तकनीक को अपनाए होंगे सब। ठीक है। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी।
हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां भी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक लेकर जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। अब गुजरात में जो हड़प्पा कालीन जो नगर थे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ दी गई है, ठीक है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलीवीरा नामक एक नगर बसा था। कौन सा नगर था बच्चों? धौलीवीरा। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी, जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलीवीरा नगर को 3 भागों में बांट दिया गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची नीची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था। और इस नगर में क्या था बच्चों? एक खुला सा मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी मिले हैं, ठीक है बच्चों। अब बच्चों, जो इस सभ्यता का अंत हुआ तो कैसे हुआ, इसके बारे में तो अनुमान लगाया गया है, किसी को अच्छी तरह से पता नहीं है। तो आइए उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, इसका रहस्य क्या है, ठीक है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बीटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। अब जो दूर दूर से जो कच्चे माल आते थे उसका भी आयात धीरे धीरे बंद हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। अब मोहनजोदड़ो के सड़क थे उसके जो पहले बहुत साफ सुथरा रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वहाँ कचरों के ढेर जमने लगे। जल निकास की प्रणाली भी नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे, ठीक। यह सब क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। अब अचानक तो पूरे इलाकों में तो बाढ़ आया नहीं होगा, कुछ ही इलाकों में आया होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। बच्चों, इसके बाद 1400 साल के बाद नए नगर का विकास हुआ, जिसको हम लोग आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, अध्याय 5 और अध्याय 8 में, ठीक है। और कल बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेदों के बारे में, ठीक है, प्राचीन साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो बच्चों, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो बच्चों, अगर आप लोगों को समझ में आया है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप हमसे बताइएगा कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, कृपया थोड़ी और सरल भाषा में बताइए। तो बच्चों, कैसा लगा आप लोगों को आज का सेशन, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।